हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री सीरीज ऑफ D+B TGT नेचुरल साइंस। इसमें अभी हमारी चल रही है यूनिट कार्बन कंपाउंड, जिसमें ऑलरेडी हम 5 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 6 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स को। जो हमने लास्ट पार्ट देखा था उसमें हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उस लास्ट पार्ट को देख लें, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स को, ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से समझ आ जाएं। ठीक है, देखो अब हम दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक कौन सी होती है मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम पहले यहाँ पर कवर करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स को। देखो आपको ना इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मैं वही बता रही हूँ। एक तो आपको ये याद रखना है जितने भी एल्केन्स हैं वो लाइटर देन वाटर होते हैं। एल्केन सबको पता है वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो सारे एल्केन्स लाइटर देन वाटर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, आपको ये याद रखना है, एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं नेचर में। तो अगर ये नॉन पोलर हैं तो ये सॉल्युबल किस में होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन, टोलुइन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उसमें ये सॉल्युबल होंगे। यानी आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा वाटर होता है, क्योंकि वाटर इससे ब्रेकआउट हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो जो भी चार्जेस में सेपरेट होते हैं उन्हें हम कौन से सॉल्वेंट बोलते हैं? पोलर। इसका मतलब जो हमारा वाटर है वो कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। तो आपको ये भी याद रखें कि जो एल्केन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है और एल्केन्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर। तो आपको ये याद रखना है कि एल्केन्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इसके बाद दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एक हमारी आती है मेल्टिंग पॉइंट और एक आती है बॉइलिंग पॉइंट। पहले मैं आपको बता देती हूँ मेल्टिंग पॉइंट। देखो वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट इसी बात पे डिपेंड करेगा, यानी जितना ज़्यादा किसी का मास होगा उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो याद रखनी है कि जैसे जैसे चेन बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता हुआ जाएगा। यानी मान लो मैं लिख देती हूँ, एक मीथेन है यहाँ पर और एक मैंने लिख दिया इथेन। तो मीथेन और इथेन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इथेन का, राइट। बट एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने एक कार्बन की चेन बनाई है। ऐसे मान लो यहाँ एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन, ये एक कार्बन है, फिर यहाँ एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। बाकी की वैलेंसी हम H लगा के सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कितने कार्बन हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो क्या बन गई? हेक्सेन। तो ये कौन सी हो गई? हमारी हेक्सेन, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 और ये कितने कार्बन है? 5 कार्बन से क्या बन गई? पेंटीन। तो एक है यहाँ पर मेरे पास हेक्सेन और दूसरी क्या है? पेंटीन। अब अगर मैं ये पूछूं तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो पेंटेन का जो है वो कम होगा और हेक्सेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज़्यादा। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो हेक्सेन है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट तो है ही, ठीक है, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जो रीज़न है ना वो आपको ये याद रखना है कि जो ये क्लोज पैकिंग की वजह से ऐसा होता है। हेक्सेन में क्लोज पैकिंग हो रही है और जो हमारा पेंटेन है उसमें लूज पैकिंग है, यानी इसमें जो एटम्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। अब क्या है आपको इसे याद रखना है, देखो अगर टर्मिनल ग्रुप्स, ये हो गया इसका टर्मिनल कार्बन और ये इसका टर्मिनल कार्बन, अगर ये टर्मिनल कार्बन अपोजिट साइड्स पर आते हैं तो वो क्लोज पैकिंग मानी जाती है, और अगर यही टर्मिनल कार्बन सेम साइड पर आते हैं तो वो लूज पैकिंग मानी जाती है। तो आपको ये याद रखना, नहीं जितने भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर वाले कार्बन एटम से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इवन नंबर वालों का ज़्यादा होगा क्योंकि उनकी क्लोज पैकिंग होती है और ऑड नंबर वालों का कम होगा क्योंकि उनकी लूज पैकिंग होती है, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रख के चलनी है। तो जो ऐसे अपोजिट एंड पर आएंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और अगर ऐसे सिमिलर एंड पे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट। एक तो आपको याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और एक जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लो मेरे पास है यहाँ पर, पहले हम ले लेते हैं प्रोपेन, एक है मेरे पास प्रोपेन, ये है फिर ब्यूटेन, और एक हम ले लेते हैं पेंटीन। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो ये क्या है, ये है प्रोपीन, कितने कार्बन एटम है इसमें 3। और ये क्या है ब्यूटेन, इसमें कितने कार्बन एटम है 4। और ये क्या है पेंटीन, कितने कार्बन एटम है यहाँ पर 5। तो अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए तो किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम है यानी इसका, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर और सरफेस एरिया की भी अगर मैं बात करूँ तो दिख रहा है पेंटीन का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा किसका होगा, पेंटीन का, उससे कम ब्यूटेन का, और सबसे कम किसका होगा, प्रोपीन का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रांचिंग के साथ। देखो मैं यहाँ पर पेंटीन का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो ये है पेंटीन, मान लो अगर सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है, फिर कैसे बताएंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका बॉइलिंग पॉइंट कम। एक मैं यहाँ पर ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ और एक ले लेते हैं हम ये। राइट, अगर यहाँ देखा जाए तो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि सी कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एच कितने हैं यहाँ पर 12। अगर आप बाकी के स्ट्रक्चर्स में काउंट करेंगे तो C5 है, H12, यहाँ पर भी C5 और H12 है। ये पेंटीन है, ये है हमारा 2 मिथाइल पेंटीन, या इसे आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं। तो ये हमारा 2 मिथाइल पेंटीन, और वो हमारा न्यू पेंटीन, या इसे मैं बोल सकती हूँ 2 पेंटीन, सॉरी यहाँ पर कर लेना ब्यूटेन। ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये है 2 मिथाइल 2 डाई मिथाइल, दो लगा लेना यहाँ पर, 2 डाई मिथाइल प्रोपीन। राइट, नेमिंग मैंने बता रखी है आपको, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब इसमें हमें बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो देखो एक तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर मास तो सबका सेम होगा, क्योंकि सबका फॉर्मूला C5H12 है। सरफेस एरिया देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा ही हो गया बॉइलिंग पॉइंट। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, यानी ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है, और इसमें कितने ब्रांच हैं 2। तो जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। तो इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, उसके बाद उससे ज़्यादा होगा हमारा इसका जिसमें एक ब्रांच है, और जिसमें एक भी ब्रांच नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। इस पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, तो ये थी हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, पर मैंने यहाँ पर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंसीडर किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको सारा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उतना ही पोर्शन कवर करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट, अब यहाँ जो हम सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी करने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने तब भी करवाई है जब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कवर किया है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को जब हम दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ मीथेन का। तो अगर मैं मीथेन की रिएक्शन Cl2 से करा दूँ तो आपको क्या करना है, मीथेन आपको पता है क्या होता है, इस तरीके का कंपाउंड होता है ना, इससे कितने H कनेक्ट होते हैं यहाँ पर 4। अब क्या करना है, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप क्या करो, एक H यहाँ से हटा दो, तो यहाँ क्या देगा CH3, उसकी जगह Cl आ जाएगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा। राइट, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और सनलाइट के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ HNu। तो ये राइट किसकी प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, HNu। HNu मतलब आपको पता है सनलाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटोन्स। तो जब कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है यानी उस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है इनको, फोटोन से। तो जो ये कंपाउंड होते हैं हमारे फोटोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसमें हम फोटोन्स की एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HNu से, जिसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। बस आप इतना याद रखना कि HNu से हम सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, और ये जो रिएक्शन होती है हमारी 520 से 670 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। अब ऐसा आप रिएक्शन तब तक करा सकते हैं जब तक ये रिएक्शन में सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाए। जैसे अब मेरे पास क्या आ गया, CH3Cl और यहाँ है Cl2। इसकी रिएक्शन फर्दर कराते हैं, सेम कंडीशन अप्लाई करनी है यही वाले। तो क्या होगा यहाँ पर, अभी यहाँ पर 3 H है, इस H को भी मैं रिप्लेस करेंगे तो कितने H बचेंगे, 2, और 2 ही आ जाएंगे यहाँ पर Cl, है ना, ये बनेगा HCl। अभी भी इसके पास 2 H है तो मैं इसकी भी रिएक्शन करा सकती हूँ, यानी CH2Cl2 प्लस Cl2। अब क्या करेंगे, जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से भी मैं एक को रिप्लेस करा दूं तो ये क्या बनेगा, CHCl3 प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। राइट,
ऐसे ही यहाँ पर जो CHCl3 है इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हैं, Cl2 से। तो जो हमारा लास्ट वाला हाइड्रोजन है ये भी चला जाएगा और ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा, यहाँ पर बना लेगा CCl4, साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है इसलिए इन्हें फोटो रिएक्शंस भी बोलते हैं या फोटो सब्सटीट्यूशन भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, फोटो सब्सटीट्यूशन। फोटो कहीं भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सनलाइट, ये फोटो सब्सटीट्यूशन भी होती है रिएक्शंस, राइट। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, देखो ये पता है आपको सबको, ये क्या है, मीथेन। ये क्या है, क्लोरोमीथेन। ये डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और ये क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इसमें आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, क्या, CHCl3। तो CHCl3 जो होता है वो हमारा होता है ट्राइक्लोरोमीथेन और इसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्लोरोफॉर्म। एक चीज़, हाँ, ये क्लोरोफॉर्म जो है वो एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। एनेस्थेटिक का मतलब होता है जो बेहोश करने के लिए किसी को दिए जाते हैं, यानी अनकॉन्शियस करने के लिए दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक्स। तो क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक की फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा ना मूवीज़ में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक एनेस्थेटिक। थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज का मतलब अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए तो ये बना लेता है COCl2, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फेजीन गैस, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है, यानी इससे डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म की बोटल्स होती हैं वो अप टू द ब्रिम पूरी भरी हुई रहती हैं, ताकि उनमें कोई भी एयर न जाए, ना उनके ऊपर कोई सनलाइट जाए, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाती हैं और क्या बना लेती हैं, COCl2 जो फॉस्फेजीन होते हैं। तो आपको फॉस्फेजीन का फार्मूला याद रखना है। इसीलिए CHCl3 को जो है डार्क बोटल्स में स्टोर किया जाता है और उन बोटल्स को अप टू द ब्रिम फिल किया जाता है और उनके अंदर इथाइल अल्कोहल भी डाला जाता है ताकि वो COCl2 की फॉर्मेशन को अवॉइड कर सके, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आ चुका है क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फॉस्फेजीन। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है यहाँ पर CCl4, और ये जो CCl4 है ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में यूज़ होता है। और जब ये फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में यूज़ होता है तब इसका नाम आता है पायरीन, यानी तब ये पायरीन्स की कैटेगरी में आ जाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। अच्छा, इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म है, उसे मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख के रखा है, आपको क्या याद रखना है, आपको एक तो ये याद रखें कि जो हमारा सब्सटीट्यूशन वाला रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वो सारे रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। तो एक तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि इसका जो मैकेनिज्म हो, कैसा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं आपको ये पता है, यहाँ मैंने क्या लिया है, Cl2। तो Cl और Cl के बीच कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल। तो जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, यानी कुछ इस तरीके का बनेगा ना। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, 2 है तो इस तरीके का दिखा दिया। ऐसे किसी के ऊपर जब ऑड इलेक्ट्रॉन आता है ऑड नंबर में, तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो सनलाइट की वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं जो चेन को आगे कंटिन्यू कराते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन हो पाती है। तो पहला स्टेप फ्री रेडिकल्स को जनरेट करना होता है, जिसे हम चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। बस अब ये फ्री रेडिकल फर्दर जैसे यहाँ CH4 से रिएक्शन कर लेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ मैं एक स्टेप करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये CH4 है तो यहाँ क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहाँ पर CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल ऐसे आ गया, और ये जो H के ऊपर फ्री रेडिकल है ये Cl के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। फिर ये वाला फ्री रेडिकल फर्दर Cl2 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये और ये CH3Cl बना लेंगे, Cl फ्री रेडिकल। ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा और इस तरीके कंपाउंड बना लेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, चेन प्रोपगेशन स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो चेन टर्मिनेशन स्टेप याद रखना है। तो चेन टर्मिनेशन में क्या याद रखना है, देखो Cl का फ्री रेडिकल Cl के फ्री रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा, तो ये Cl2 बन जाएगा। फ्री रेडिकल को खत्म कर दिया हमने, अब चेन कंटिन्यू नहीं रहेगी। CH3 का फ्री रेडिकल CH3 के फ्री रेडिकल से मिलकर ये बना लेता है, यानी ये इथेन बनती है। या फिर CH3 का फ्री रेडिकल Cl के फ्री रेडिकल से मिलकर CH3Cl बना सकता है। तो आपको जो मैकेनिज्म में बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको ये याद रखना है, ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि ये वाला मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जितने भी मैकेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं वो सारे कैसे मैकेनिज्म होते हैं, फ्री रेडिकल। अच्छा, उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जब हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो उस वक्त जो मैकेनिज्म होता है
उसमें इथेन भी प्रोड्यूस हुई ना, तो आपको ये भी याद रखना है इसमें इथेन भी हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ बता देती हूँ, ये तो मैंने क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन किया, ऐसे हम फ्लोरीन से भी करा सकते हैं, क्लोरीन से भी करा सकते हैं, ब्रोमीन से भी करा सकते हैं और आयोडीन से भी करा सकते हैं। जो सबसे फास्ट रिएक्टिव होता है वो कौन होता है? फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर होता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये होता है हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? हमारा फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन एंड द लास्ट इज आयोडीन। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शंस आ जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर नोट की है। सबसे पहले तो आपको पता है कभी भी अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या फिर यहाँ पर हम एल्केन्स पढ़ें, तो जब हम एल्केन्स का कंप्लीट कंबशन कराएंगे, एक तो कंप्लीट कंबशन हो सकता है, एक इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई में होता है और वहाँ पर CO2 और H2O बनता है। तो अगर CO2 और बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट और लाइट निकलती है, कंप्लीट कंबशन में हमेशा CO2 और H2O बनता है। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है यानी लिमिटेड सप्लाई होती है, अगर प्रॉपर सप्लाई है तो कंप्लीट कंबशन होगा जिसमें CO2 और H2O बनेगा। बट अगर लिमिटेड सप्लाई है तब हमारा CO2 नहीं बनेगा, तो CO बनेगा। और CO कब बनता है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। लिमिटेड सप्लाई में होता है इनकम्प्लीट कंबशन, और इनकम्प्लीट कंबशन अगर होता है तो क्या बनता है? हमारा यहाँ पर बनता है CO, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलिए। नेक्स्ट, अगर मीथेन के ऊपर हम H2O पास करें, स्टीम पास करें, टेम्परेचर होगा कितना? 1273 केल्विन, और यहाँ पर निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये CO और H2O बना लेता है। और CO और H2O का कॉम्बिनेशन यानी CO प्लस H2O, ये याद रखना है, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। तो CO प्लस H2 से क्या बोलते हैं? वाटर गैस। और ये तब बनेगी जब CH4 के ऊपर हम क्या पास करेंगे? H2O पास करेंगे, यानी स्टीम पास करेंगे, तो ये बना देगा, राइट। उसके अलावा दो रिएक्शन और आपको याद रखनी है। अगर CH4 और ऑक्सीजन को पास किया जाए कॉपर ट्यूब से, जिसका टेम्परेचर हो 575 केल्विन, प्रेशर हो 100 atm, तो ये बना लेगा CH3OH, और इसे हम बोलते हैं मीथेनॉल। ऐसे ही अगर इसे पास किया जाए मोलिब्डेनम ऑक्साइड से, MO2O3 है ये, और MO2O3 होता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इसे हीट करें और प्रेशर मेंटेन करें तो ये चेंज हो जाता है HCHO में, जिसे हम कहते हैं मीथेनॉल। तो यहाँ से क्या बनता है? मीथेनॉल बनता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हैं, ये भी आपको याद रखे चलिए, राइट। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन आपको ये क्या याद रखनी है? एरोमेटाइजेशन की। तो एरोमेटाइजेशन में आपको क्या याद रखना है कि हेक्सेन के ऊपर अगर हम Cr2O3 या फिर V2O5 या MO2O3 या Al2O3 पास करें, टेम्परेचर रखा जाए 873 केल्विन और प्रेशर हो 10 से 20 atm, तो ये चेंज हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में, और साइक्लोहेक्सेन फर्दर डिहाइड्रोजनेशन में जाके चेंज हो जाएगा बेंजीन में। इसमें से कोई सा भी एक कैटलिस्ट लिया जा सकता है, जिसमें Cr2O3 है क्रोमिक ऑक्साइड, V2O5 है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, MO2O3 है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और ये है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसे मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। देखो हेक्सेन इस तरीके का होते हैं जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, राइट। तो ये 6 कार्बन एटम का एक कंपाउंड होता है। तो 6 कार्बन एटम की जो चेन होती है उसे क्या बोलते हैं? हेक्सेन। अब मैं इसे ना थोड़ा इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि मेरी एक साइक्लिक फॉर्म बन जाए। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ 1 2 3 4, एक आएगा यहाँ पर 5 और ये आ गया 6, राइट। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने लास्ट और मान लो अगर ये मेरा फर्स्ट कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट कार्बन को ऐड नहीं किया है, तो क्योंकि मैंने फर्स्ट और लास्ट कार्बन ज्वाइन नहीं किया है, इसका मतलब ये कैसी चेन है? ओपन चेन। तो ये क्या है? हमारा हेक्सेन। और जब हमारी लीनियर चेन होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? N, तो ये हो गई N हेक्सेन। अब क्या करना है, अगर मैं इसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड V2O5 या Cr2O3 से पास कराती हूँ, टेम्परेचर रखती हूँ 873 केल्विन और 10 से 20 atm, तो किस में चेंज होगा? साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन के लिए आपको ये वाला जोड़ना है, तो क्या होता है यहाँ? डिहाइड्रोजनेशन होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, और इन दोनों को ऐड करा दो, यानी क्या बनेगा? ये हो जाएगा CH2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH2, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
बाकी का आपको ऐसे ही रखना है। ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया यहाँ पर CH2 और ये हो गया यहाँ पे CH2, ये तो ऐड हो गया। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई साइक्लोहेक्सेन। अब क्या करना है, इस साइक्लोहेक्सेन में से भी आपको क्या करना है, डिहाइड्रोजनेशन कराना है इसका। जब इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा तो आपको हर पोजीशन से एक H निकालना है। यहाँ से एक H, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यानी कितने H निकलेंगे, 6। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, क्या बचेगा यहाँ पर CH, यहाँ पर भी क्या जाएगा CH, यहाँ क्या जाएगा CH, यहाँ भी क्या जाएगा CH, यहाँ क्या जाएगा CH और यहाँ क्या जाएगा CH। अब हर कोई सिंगल बॉन्ड से तो कनेक्ट था ही, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा तो अपना बॉन्ड छोड़ के जाएगा, इसका मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। और ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो ये हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर, बेंजीन। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम साइक्लोहेक्सेन का एरोमेटाइजेशन कराते हैं, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है। बेंजीन को हम इस तरीके से या फिर बेंजीन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड दिखाने होते हैं आपको, और बेंजीन को ऐसे भी दिखा सकते हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट पोजीशंस पर आ रहे हैं, सर्कुलेशन में होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो आपको याद रखना है एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, यानी हमने एक लीनियर कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन। तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, आई होप आपको समझ आई होंगी। यहाँ पर मैंने बस वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिए हैं जो आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप आपको ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कोई ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ नहीं कराई है, उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें और कवर करवा देती हूँ। देखो, एक ग्राफीन के बारे में भी क्वेश्चन आ रखा है, तो एक बार तो मैं आपको ग्राफीन के बारे में बता देती हूँ। ग्राफीन क्या होता है, एक तो यहाँ देखो ग्राफीन क्या होता है, ग्राफीन ग्रेफाइट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ग्राफीन क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसे ग्रेफाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, यानी ये प्योर कार्बन से बना हुआ होता है। ग्रेफाइन की जो शीट होती है वो 1 एटम थिक होती है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है बहुत ही ज़्यादा, जबकि ये फ्लैक्सिबल होता है। फ्लैक्सिबल होने के बाद भी ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी की रेंज कॉपर की रेंज से ज़्यादा अच्छी होती है। कॉपर एक बहुत ही अच्छा मेटल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, पर ये कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर होता है। कौन, ग्राफीन। अब एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है, ग्राफीन और ग्राफाइट में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये याद रखना है, ग्राफीन जो होती है वो सिंगल लेयर होती है हेक्सागोनल लैटिस की, यानी अगर हम हेक्सागोनल लिंक्स को सिंगल लेयर में अरेंज कर दें कार्बन एटम्स को, तो वो क्या बनेगा, ग्राफीन। जबकि ग्रेफाइट में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स। इसका मतलब जो ग्राफीन होता है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, 2 डायमेंशनल 2D, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ग्राफीन के बारे में, राइट। तो ग्राफीन ग्रेफाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और प्योर कार्बन से बना हुआ होता है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको दे रखा है, कार्बन फाइबर। देखो, कार्बन फाइबर के बारे में बता देती हूँ। ये एक तो आपको यहाँ दे रखा है कार्बन कंपाउंड में, तो जहाँ कार्बन कंपाउंड में लिखा हुआ है सोप, डिटर्जेंट्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, और एक लिखा हुआ है कार्बन फाइबर। तो एक कार्बन फाइबर यहाँ दे रखा है। फिर हमें मैनमेड मटीरियल एक अलग से टॉपिक दे रखा है, उस मैनमेड मटीरियल में भी हमें कार्बन फाइबर के बारे में दे रखा है। तो मैं कार्बन फाइबर यहीं पर करवा देती हूँ, तो आपका मैन मेड मटेरियल का एक जो टॉपिक है वो यहीं पर कवर हो जाएगा। देखो, कार्बन फाइबर क्या होता है, कार्बन फाइबर एक पॉलीमर होता है, और इसे कभी कभी ग्रेफाइट फाइबर भी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज ग्रेफाइट फाइबर। तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट फाइबर कौन होता है, हमारा कार्बन फाइबर। तो ये एक पॉलीमर होता है जिसे हम ग्रेफाइट फाइबर भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी एटलीस्ट ये स्टील से 5 टाइम्स से स्ट्रॉन्गर होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ये लाइटर देन स्टील होते हैं, ठीक है। ये एक, जितना हमारा हेयर होता है ना उतना ही हल्का होता है ये। तो हेयर जितना हल्का होता है, तो इसे ना हम हेयर की फॉर्म में अगर हम इसे रोल कर करके यार्न भी बना सकते हैं, जैसे एक वो होता है ना ऊन का गोला, उस टाइप का हम बना सकते हैं इसे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। हल्का होने के बाद भी ये क्या होता है, हल्का होने के बाद भी ये स्ट्रॉन्गर है। और ये याद रखना है कितना स्ट्रॉन्ग है, ये स्टील से 5 टाइम्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है तो इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इसका केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि किसी भी केमिकल से इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। टेम्परेचर टॉलरेंट होता है, एक्सेसिव हीट में भी ये गलेगा नहीं, जलेगा नहीं, यानी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। टेम्परेचर टॉलरेंट होता है ये, और इसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही लो होता है, यानी बहुत ज़्यादा हीट होगी तो भी ये एक्सपेंड नहीं करेगा।
तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कार्बन फाइबर की, और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जो कार्बन फाइबर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्रीज़ में, यानी एरोस्पेस में इसको यूज़ करते हैं, ऑटोमोटिव में इसको यूज़ करते हैं, और मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी इसको यूज़ करते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखना, कार्बन फाइबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बट लाइटर होते हैं स्टील से। ये चीज़ आपको याद रख कर चलनी है कार्बन फाइबर के बारे में, राइट। ये टॉपिक दे रखा है हमारा, तो मैंने ये कवर करवा दिया, और ये वाला टॉपिक हमें मैन मेड मटीरियल में भी दे रखा है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम अल्कोहल्स को कवर करेंगे, राइट, और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो फिर हमारी कार्बन कंपाउंड वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।